Hello everyone, how are you? I'm Neeraj Tiwari. Welcome to listeners, viewers and subscribers. Guys, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ हैं, खूब मस्त हैं और आप सब अपनी अपनी तैयारी में पूरी शिद्दत, पूरी ईमानदारी के साथ व्यस्त हैं। तैयारी आप सब मित्रों अपने एक दिवसीय परीक्षा की कर रहे हैं, जिसमें आपका चाहे यूपी पेट की बात हो, चाहे आप यूपीपी की तैयारी कर रहे हो, यूपीएसआई की कर रहे हो, आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के थ्रू जो भर्तियाँ आती हैं उसकी, या फिर आप आरओ की तैयारी कर रहे हो, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, आप एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हो या फिर पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, तो मित्रों हर जगह आपसे जीएस के क्वेश्चंस पूछने की परंपरा रही है। अब आप ग्राम पंचायत अधिकारी, वन रक्षक, गन्ना पर्यवेक्षक ये सब अगर देखना चाहते हैं तो आपको पेट देना ज़रूरी हो जाता है। और पेट में अब जो ट्रेंडिंग है उसमें खूब ज़्यादा क्वेश्चंस पूछा जाता है, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, साइंस, अंग्रेज़ी, हिंदी, रीजनिंग, उसके बाद करंट अफेयर्स, उसके बाद कुछ तालिका, ग्राफ्स और गणित भी पूछा जाता है, विज्ञान भी पूछा जाता है। तो इन सभी तथ्यों को आप पेट के थ्रू पढ़ सकते हैं। फ़िलहाल ये जो क्लास है ये टेस्ट 01 है और इसमें हम 40 क्वेश्चंस ले रहे हैं। इसमें आपके हिंदी का पोर्शन भी रहेगा, थोड़ा सा मैथ्स भी रहेगा, 5 क्वेश्चंस। मैथ्स के साथ साथ आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, साइंस ये सब रहने वाला है। आइए देर न करते हुए क्लास की तरफ चलें। पहला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किस युग को डायनासोर का युग माना जाता है? सिनोज़ाइक है, प्रेकॉम्बियन है, पैलियोज़ोइक है और मेसोज़ोइक का विकल्प आपके सामने दे दिया गया है। आपसे कहा जा रहा है कौन सा टाइम ऐसा है जो डायनासोर का युग के नाम से जाना जाता है। तो मित्रों डायनासोर का जो टाइम पीरियड है लगभग 252 से 66 मिलियन वर्ष पूर्व का है और इसे हम मेसोज़ोइक के रूप में जानते हैं। तो आप डी विकल्प के साथ आंसर्स मिलान कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन 2 नंबर आता है, हड़प्पन लोगों को किसकी जानकारी नहीं थी? कुम्हार के चाक की, आग की, लोहा की या फिर गेहूं की? हड़प्पन लोगों को किसकी जानकारी ही नहीं थी मित्रों? तो जानकारी का अभाव जो रहा है आप भी जानते हैं, वो लोग लोहा को नहीं पहचानते थे, लोहा नहीं जानते थे, जबकि तांबा, कांसा इन सभी को बहुत अच्छे से यूज़ किए हैं। तो यहाँ आपको सी विकल्प के साथ आंसर्स देना है। अगला क्वेश्चन 3 नंबर आता है, प्यारा प्रश्न है मित्रों। कह रहा है अकबर किसके संरक्षण में बड़ा हुआ? अकबर ये मुग़ल बादशाह है, आप जानते हैं अकबर हुमायूं का पुत्र होता है और बाबर का नाती होता है, ये जहांगीर के अब्बा हैं। तो ये किसके संरक्षण में बड़ा होते हैं पूछा गया। हेमू के संरक्षण में, अबुल फजल के संरक्षण में, फैजी के संरक्षण में या फिर बैरम खां के संरक्षण में? तो आप भी जानते हैं अकबर का जन्म 1542 के आसपास हुआ था और बैरम खां इनके सेनापति, तो बैरम खां के संरक्षण में अकबर बड़ा हुआ है। विकल्प आप जो है वो डी के साथ लगा सकते हैं। डी इज़ द राइट आंसर्स बन जाएगा, डी इज़ द राइट आंसर्स बन जाएगा। आगे चलेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन आता है, पूछा गया 1857 का विद्रोह। आपके सामने विकल्प है, उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर्स देना है। 1857 का विद्रोह ब्रिटिश सेना ने भारतीय सैनिकों का विद्रोह था, या असंतुष्ट राजाओं और नवाबों का विद्रोह था, या फिर किसानों, बुनकरों और व्यक्तियों का विद्रोह था, या फिर उपरोक्त सभी? तो मित्रों 1857 की जो क्रांति होती है आप भी जानते हैं ब्रिटिश सेना और भारतीय का विद्रोह ये कहलाता है। तो आप फर्स्ट विकल्प के साथ गोला लगाओ, फर्स्ट इज द राइट आंसर्स बनाओ। आगे चला जाए। 5 नंबर क्वेश्चन है, द्वितीय अंगल मैसूर युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुई? मैसूर संधि, श्रीरंगपत्तनम संधि, मैंगलोर संधि या फिर मद्रास संधि? द्वितीय अंगल मैसूर युद्ध जो है कौन सी संधि के बाद समाप्त हो जाती है? तो ये आपकी मैंगलोर की संधि होती है मित्रों। आप भी जानते हैं मैंगलोर संधि के बाद दूसरा अंगल मैसूर युद्ध समाप्त हो जाता है। विकल्प सेकंड के साथ आंसर्स लगा लो। अगला क्वेश्चन आता है मित्रों 6 नंबर है, पूछा गया निम्नलिखित में से किसे राजा जी भी कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस को, श्री राजगोपालाचारी को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को या फिर जवाहरलाल नेहरू को? आप भी जानते हैं राजा जी का जो उपनाम है श्री राजगोपालाचारी, सही जवाब बनते हैं
1878 के आसपास जिनका जन्म होता है और 1972 के आसपास जिनका दुखद निधन होता है। तो आप श्री राजगोपालाचारी आंसर्स दे सकते हैं। सही जवाब जो है अपना बी विकल्प के साथ आंसर्स लगा सकते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछा गया इंडियन नेशनल कांग्रेस का बंटवारा मध्यम वर्गीय और चरमपंथी वर्गों में कौन से वर्ष में हो गया था? 1907 में, 1909 में, 1908 में या फिर 1910 में? इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो बंटवारा होता है मित्रों कौन से सन में होता है? तो आप भी जानते हैं कांग्रेस सूरत के अधिवेशन में जो है ये नरम दल और गरम दल में विभाजित हो जाता है। और सूरत का अधिवेशन कौन से सन में हुआ? तो आप भी जानते हैं कि सूरत का अधिवेशन 1907 में हुआ। ये दोनों वर्ग पहले अलग हुए 1907 में सूरत अधिवेशन में, और बाद में 1916 में जब लखनऊ का अधिवेशन हुआ तो उसमें दोबारा एक हो गए। ये बात भी याद रखिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन आता है। पूछा गया आपसे निम्न में से कौन सी जनजाति ताना भगत आंदोलन के साथ जुड़ी हुई है? उराओन जनजाति, संथाल जनजाति, मुंडा जनजाति या फिर केंडा डोरा जनजाति? ताना भगत आंदोलन से कौन सी जनजाति आपकी जुड़ी हुई है मित्रों? तो एक उराव जनजाति होती है, उराव या फिर उराओ। तो ये जनजाति जो है ताना भगत आंदोलन से जुड़ी हुई है और जनजातियों की लड़ाई के लिए ये आंदोलन चल रहा है। तो सही जवाब उराओन लगाओ, फर्स्ट विकल्प अपना राइट आंसर के रूप में चुन लो। अगला क्वेश्चन 9 नंबर आता है। पूछा गया महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, आसाम में या फिर गुजरात में? बापू का जन्म आप भी जानते हैं 2 अक्टूबर 1869 को होता है। 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात का पोरबंदर इसके लिए खूब ज़्यादा फेमस है, सुदामापुरी स्थान होता है। तो आप राइट आंसर डी विकल्प के साथ दे सकते हैं। इसी दिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय का तात्पर्य विश्व अहिंसा दिवस है, याद रखिएगा। विश्व लेवल पे अहिंसा को रोकने के लिए बापू के जन्मदिन को विश्व अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 2 अक्टूबर को जन्म हुआ था। आगे चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन आता है। प्यारा प्रश्न है, कह रहा है सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना निम्न में से की जाती थी? माजनी से, गैरिबाल्डी से, कैबूर से या फिर बिस्मार्क से? सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना जो है बिस्मार्क से की जाती है, आप भी जानते हैं। तो आप सही जवाब 4 विकल्प के साथ डी इज द राइट आंसर्स बनाओ। आगे चला जाए। 11 नंबर क्वेश्चन आता है। पूछा गया निम्नलिखित में से कौन से देश या राजधानी का जो मेल है आपस में गलत लगा हुआ है? तो फिलीपींस मनीला है, सीरिया दमिश है, साइप्रस निकोसिया है, जॉर्डन आस्ताना है। जबकि आप भी जानते हैं जॉर्डन की जो राजधानी है अम्मान है और ये आस्ताना सबसे बड़ा शहर होता है यहाँ का। तो यही आपका गलत विकल्प हो जाएगा, डी विकल्प आंसर्स लगा लो। आगे चलें। 12 नंबर क्वेश्चन है। टुंडा प्रदेश का महत्वपूर्ण क्रियाकलाप मत्स्य उद्योग है, शिकार करना है, पशुपालन है या फिर कृषि है? टुंडा प्रदेश का महत्वपूर्ण क्रियाकलाप जो बनता है वो क्या बनता है मित्रों? टुंडा का शाब्दिक अर्थ तो आप समझते ही होंगे, बंजर भूमि होता है। तो इसका जो काम है वो पशुपालन से संबंधित है। सही जवाब आप पशुपालन व्यवसाय में लगा सकते हैं। पशुओं का मांस और दूध, ऊन, खाल ये सब बिक्री के लिए है। तो सही जवाब सेकंड के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन 13 नंबर आता है। पूछा गया भारत की निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला सर्वाधिक प्राचीन है, सबसे पुरानी है? हिमालय है, अरावली है, विंध्य है या फिर सह्याद्री है? आपसे पूछा गया सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी? तो सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला आप भी जानते हैं भारत में स्थित हो, मालवा पठार के उत्तर पश्चिम में हो, दिल्ली से उत्तर दक्षिण में हो, अहमदाबाद से 800 किलोमीटर दूरी पे हो, वो आपकी अरावली है। तो विकल्प आप जो है थर्ड विकल्प के साथ लगा सकते हैं। थर्ड इज द राइट आंसर्स बना सकते हैं। आगे चला जाए। 14 नंबर क्वेश्चन आता है। आपसे पूछा गया निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में सिंपली पॉल बायो रिजर्व स्थित है? पंजाब है, उड़ीसा है, दिल्ली है और पश्चिम बंगाल का नाम दिया गया। सिंपली पॉल बायो रिजर्व के बारे में पूछा गया। तो सिंपली पॉल बायो रिजर्व या अभ्यारण्य जो आपका है ये उड़ीसा राज्य में पाया जाता है। 1980 के आसपास ये एस्टेब्लिश हुआ था, 1980 के आसपास, याद रखिएगा। तो सी विकल्प आपका राइट आंसर बनता है।
आगे चलते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन आता है। पूछा गया भारत के कृष्ण क्रांति किस उत्पादन के विनिर्माण से संबंधित है? काठ, कोयला, हीरा, कच्चा पेट्रोलियम या फिर काला चना। कृष्ण क्रांति का जो संबंध है किससे है मित्रों? तो आप भी जानते हैं जो भारत में कृष्ण क्रांति है वो अपरिष्कृत पेट्रोलियम के उत्पादन के लिए है, यानी जो सही जवाब बैठता है वो कच्चा पेट्रोलियम हो जाएगा। आपका सेकंड विकल्प सही जवाब बन जाएगा, तो आप बी विकल्प सही जवाब बना सकते हैं मित्रों। अगला क्वेश्चन 16 नंबर आएगा। नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? पूछा गया 1982 है, 1984 है, 1994 है और 1992 है। मित्रों नाबार्ड की स्थापना आपसे पूछा गया, आप भी जानते हैं राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है। तो ये जुलाई 1982 के आसपास एस्टेब्लिश होता है, 12 जुलाई 1982 सही जवाब बनता है। तो आप राइट आंसर्स यहाँ फर्स्ट के साथ लगा सकते हैं। ये ग्रामीण विकास और कृषि के ऋण आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए एस्टेब्लिश किया गया था, ये बात भी आप याद रखिएगा। इसका जो हेड क्वार्टर है वो आपके मुंबई में स्थित है। आगे चला जाए तो अगला क्वेश्चन 17 नंबर आता है मित्रों। पूछा गया 12वीं पंचवर्षीय योजना की जो अवधि है, टाइम है, वो क्या रहा? 12वीं पंचवर्षीय योजना आपसे पूछ लिया गया। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना आप भी जानते होंगे कि इसके बाद फिर योजना हटा करके उसके बाद एक नया आयोग बन जाता है। तो जो 12वीं पंचवर्षीय योजना होती है उसका जो टाइम पीरियड होता है आप भी जानते हैं 2012 से 2017 तक का होता है। तो 2012 से 2017 तक का दो विकल्प दिया गया, एक तो फर्स्ट में, एक तो डी में। अब एग्जैक्ट डेट पूछा गया है तो मित्रों 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017, यानी सही जवाब आप फोर्थ विकल्प के साथ लगाओगे, डी इज द राइट आंसर बनाओगे। अब नीति आयोग चलता है, योजना आयोग हटाया गया। आगे चला जाए 18 नंबर प्रश्न है। पूछा गया अंत्योदय अन्न ग्राम में की शुरुआत निम्नलिखित में से कौन से वर्ष में की गई थी? 2000 है, 2004 है, 2002 है या फिर 2006। अंत्योदय अन्न योजना की बात आती है मित्रों, तो अंत्योदय अन्न योजना की जो स्टार्टिंग है 25 दिसंबर 2000 को अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट ने किया। तो आप विकल्प जो है यहाँ 2000 लगा सकते हैं, यानी फर्स्ट विकल्प आंसर दे सकते हैं। इस अन्न योजना में आप भी जानते होंगे कि 2 रुपये पर केजी का जो है गेहूँ दिया जाता था और जो चावल का रेट था वो 3 रुपये पर केजी था। रेट समझ में आ गई। आगे चला जाए, अगला क्वेश्चन 19 नंबर आता है। 19 नंबर की अगर हम बात करते हैं, आपसे पूछा गया कराधान का सामर्थ्य सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? एडम स्मिथ ने, एजवर्थ ने, जॉन रॉबिन्स ने या फिर जे.एस. मिल ने। कराधान का जो सामर्थ्य सिद्धांत है मित्रों आप भी जानते होंगे, इसको एस्टेब्लिश करने में, इसको प्रतिपादित करने में जो है एडम स्मिथ खास भूमिका अदा करते हैं। तो आप सही जवाब फर्स्ट विकल्प के साथ लगा सकते हैं। आगे चला जाए, 20 नंबर क्वेश्चन आता है। पूछ लिया गया इंपीरियल बैंक की जो स्थापना है किस वर्ष की गई थी? 1930 है, 1955 है, 1935 और 1921 का विकल्प दिया गया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 27 जनवरी 1931 को अस्तित्व में आता है। तो 27 जनवरी की डेट होती है और 1921 का सन होता है। यही आगे चल करके SBI बनता है। SBI कब बनता है ये? तो 1955 में SBI के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के रूप में या भारतीय स्टेट बैंक के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। तो याद रखिएगा 1921, यानी डी विकल्प आपका सही जवाब बन रहा है। आगे चला जाए, अगला क्वेश्चन आपका 21 नंबर आता है। आपसे पूछा गया भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पाकिस्तान से भारत का प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार से संबंधित है? पाकिस्तान से भारत आए हों, अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 9 या फिर अनुच्छेद 12। तो पाकिस्तान से अगर भारत आ रहे हैं तो आप भी जानते हैं कि नागरिकता की अवधारणा 5 से 11 के बीच दी गई है, और 5 से 11 में अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपका 6 नंबर भी दिया गया है 5 से 11 के बीच। तो मित्रों अनुच्छेद 6 जो है विभाजन के बाद पाकिस्तान से आए हुए व्यक्तियों के संबंध में नागरिकता का प्रावधान करता है। विकल्प आप सी के साथ ही लगाना। अगला क्वेश्चन हम 22 नंबर पढ़ेंगे। 22 नंबर आपसे कह रहा मूलभूत यानी मौलिक अधिकार का प्रमुख उद्देश्य है समाज में समाजवादी ढांचे को बढ़ावा देना, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना,
न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना या फिर उपरोक्त सभी को सुनिश्चित करना। मूलभूत अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो मूलभूत मौलिक अधिकारों का जो खास उद्देश्य है वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना है। आप जो राइट आंसर्स देंगे बी विकल्प के साथ देंगे। अगला क्वेश्चन 23 नंबर आएगा। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है धन विधेयक का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? 110 में है, 112 में है, 111 में है या फिर 113 में? धन विधेयक का जो प्रावधान है संविधान के कौन से अनुच्छेद में है मित्रों? तो 110 यानी 110 सही जवाब बनता है। फर्स्ट इज द राइट आंसर्स लगा लो। अगला क्वेश्चन आपका 24 नंबर आता है। पूछा गया भारतीय संसद के अंग हैं राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, या फिर लोकसभा और राज्यसभा, या फिर लोकसभा प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष, या फिर उनमें से कोई नहीं। भारतीय संसद के जो अंग बनते हैं मित्रों, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा तीनों मिलकर के बनते हैं, इसलिए आप राइट आंसर्स फर्स्ट के साथ बनाएंगे। ए इज द राइट आंसर्स लगाएंगे। आगे चला जाए 25 नंबर क्वेश्चन आता है। पूछा गया वर्ष 1977 में किसकी अध्यक्षता के अंतर्गत पंचायती राज की जांच करने के लिए एक सरकारी समिति नियुक्त की गई? अशोक मेहता है, श्रीराम मेहता है, बलवंत राय मेहता है और मनोहर लाल मेहता है। 1977 में किसकी अध्यक्षता के अंतर्गत पंचायती राज की जांच करने के लिए एक सरकारी समिति नियुक्त की गई? तो ऐसी सरकारी समिति आप भी जानते हैं अशोक मेहता की अध्यक्षता में नियुक्त होती है दिसंबर 1977 में, जब जनता पार्टी की सरकार आती है। तो आप जो सही जवाब लगाओ फर्स्ट विकल्प के साथ लगाओ। आगे चला जाए अपना अगला क्वेश्चन 26 नंबर आता है। आपसे पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग नहीं है? माइक्रोसोम्स नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, लाइसोसोम नहीं है या फिर राइबोसोम नहीं है। कोशिकांग नहीं है पूछा गया मित्रों। तो जो माइक्रोसोम है ये आप भी जानते हैं एक पुटिका जैसी रचना होती है। यूकैरियोटिक कोशिका में प्लांट जो है एंडोप्लाज्मोडियम रेटिकुलम से मेंटेन होता है और जो स्वस्थ जीव कोशिकांग है उसमें मौजूद नहीं होते। तो आप यहाँ सही जवाब जो लगाते हैं वो फर्स्ट विकल्प के साथ लगाते हैं। अगला क्वेश्चन 27 नंबर आता है। 27 नंबर प्रश्न कह रहा है जब आँख में धूल जाती है तो उसका कौन सा अंग सूज जाता है और गुलाबी हो जाता है? कार्निया है, रक्तपटल है, नेत्र श्लेष्मा है और दृढ़पटल है। जब आँख में धूल जाती है तो उसका कौन सा अंग जो है सूज जाता है? ऐसा अगर कहा जाए तो नेत्र श्लेष्मा यानी कंजा को टाइम व जो है वो आपका सूजन में आ जाता है। तो नेत्र श्लेष्मा इसमें थोड़ा सा सूजन आ जाती है और आँख आप देखते होंगे ज़्यादातर गुलाबी रंग की हो जाती है। तो विकल्प सी विकल्प के साथ लगा लो, राइट आंसर्स बना लो। अगला क्वेश्चन 28 नंबर आता है। जब अमोनियम क्लोराइड को पानी में भंग किया जाता है तो समाधान ठंडा हो जाता है। इस परिवर्तन को हम एंड्रोथर्मिक कहते हैं, सुपर कूलिंग कहते हैं, एक्सोथर्मिक कहते हैं या फिर उनमें से कोई भी नहीं। अमोनियम क्लोराइड को पानी में भंग किया जाता है तो जो समाधान है वो ठंडा हो जाता है। इसी प्रक्रिया को एंडोथर्मिक कहा जाता है मित्रों। सही जवाब जो आपका है फर्स्ट विकल्प के साथ जाता है। आगे चलते हैं 29 नंबर क्वेश्चन आता है। 29 नंबर प्रश्न है। पूछा गया भारत में परमाणु ऊर्जा की दीर्घकालिक संभावना देश में किस भंडारों पर निर्भर करती है? थोरियम है, प्लूटोनियम है, यूरेनियम है और रेडियम का नाम दिया गया। भारत में परमाणु ऊर्जा की दीर्घकालिक संभावना देश में किसके भंडारों पर निर्भर करती है मित्रों? तो देश में थोरियम के भंडारों पर निर्भर करती है। विकल्प आप फर्स्ट के साथ लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन 30 नंबर आता है। पूछा गया किसी व्यक्ति तक गामा किरणों के माध्यम से स्थानांतरण हुई ऊर्जा को कौन सी इकाई से आप नाप सकते हैं? कैरीज है, रांटगन है, रदरफोर्ड है या फिर सभी विकल्प फिट है। तो अगर कोई व्यक्ति गामा किरणों के माध्यम से स्थानांतरित हुई ऊर्जा को नापता है तो उसके बाद रांटगन इकाई है। सही जवाब सी के साथ लगा सकते हैं। सी इज द राइट आंसर्स बना सकते हैं। आगे चलें। अगला क्वेश्चन 31 नंबर आता है। पूछा गया एक आयत की लंबाई 10% वृद्धि और उसकी चौड़ाई 10% कमी की जाए तो नए आयत का क्षेत्रफल क्या रहने वाला है मित्रों? जब आप
L को 10% बढ़ाओगे और V को जो है 10% घटाओगे तो फिर ओवरऑल क्या रिएक्शन मिलने वाला है। तो याद रखिएगा इसका जो फार्मूला है x प्लस वाई, उसके बाद प्लस फिर x इंटू वाई बाई 100, फिर आगे परसेंटेज लगा लो। x यहाँ 10 है, y यहाँ 10 है, 20 हो गया, 10 10 20 प्लस x इंटू वाई 10 गुणे 10 बाई 100 हो गया। अब मित्रों अगर आप देखोगे तो यहाँ पे x में आपने प्लस लगाया, y माइनस हो रहा है क्योंकि घट रहा है, तो ये 10 प्लस है, ये माइनस है, तो ये क्या हो गया 0 हो गया। यहाँ पे प्लस लगा हुआ है, फिर आगे x आपका 10 प्लस में है, y माइनस में है, तो माइनस 10 जाएगा, बाई 100 जाएगा। तो 100 से आप 0 0 काटेंगे लेकिन -1 यहाँ बचेगा। -1 का मतलब है 1% की जो है वो कमी हो जाएगी, तो आप 1% की कमी ही लगाओगे, सही जवाब बनाओगे। परसेंटेज का सवाल है, सी विकल्प आपका सही जवाब। मित्रों दी गई 7 संख्याओं में प्रथम 4 संख्याओं का औसत 21 है और अंतिम 4 संख्याओं का औसत भी 21 है। यदि सभी 7 संख्याओं का औसत 20 है तो चौथी संख्या क्या है आपको काउंट करनी है। चौथी संख्या निकालने के लिए पहले 4 गुणे 21 कर लो, फिर प्लस 4 गुणे 21 कर लो लास्ट वाला भी, और उसके बाद माइनस कर दो किससे, 7 गुणे 20 से। आया क्या 21 चौके 84, 21 चौके 84, 84 प्लस 84 माइनस 7 दूनी 14, 140। तो यहाँ जो कंटेंट आया 28 आया मित्रों। तो आप जो सही जवाब लगाएंगे वो 28 के साथ लगाएंगे, यानी बीच वाली जो संख्या है वो 28 है, बाकी आगे पीछे दोनों साइड 21 21 है। बात समझ में आई। बी विकल्प राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन 3 नंबर आता है, पूछा गया वर्गमूल का क्वेश्चन से आपसे क्वेश्चन कह रहा है √5 ब्रैकेट लगा हुआ है 2 से ही 3/4 माइनस 3/10। आप इसे भी सॉल्व करेंगे तो आप राइट आंसर्स क्या पाएंगे ये आपको फाइंड करना है। 4 दूनी 8 3, ये 11/4 हो गया, माइनस 3/10 हो गया, ब्रैकेट के अंदर है ये भी। आप इसे जब हल करेंगे मित्रों तो आप 10 और 4 का लासा लेंगे, वो 20 आएगा, और जब 20 लासा लेंगे तो फिर 4 पंचे 20, 5 गुना जाता है, 11 5 55 हो जाएगा, माइनस 3 दूनी 6 हो जाने वाला है। 55 में से आप 6 घटाएंगे 49 बटेगा, और जब 49 बटा कितना आएगा, 49 आएगा मित्रों, 49/20 आएगा, और इधर आपका ब्रैकेट खोलेंगे तो ये 5 है ही, 5 से 20 को काटेंगे, 5 को 20 आएगा, तो 49/4 आपका आया। 49 का तात्पर्य आप जब हल करेंगे तो ये 7 बनेगा, और ये आपका वर्गमूल हटाएंगे तो 2 बचेगा। 7/2 का तात्पर्य 3.5, यानी 3 सही 1/2 इसका राइट आंसर बनेगा। तो आप सही जवाब यहाँ सी विकल्प के साथ दे सकते हैं। आगे चला जाए, 34 नंबर आता है, पूछा गया वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करिए जिसमें 590, 908, 1014 में भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल प्राप्त हो। ऐसी संख्या आपको ज्ञात करनी है। अब आप जब ज्ञात करेंगे मित्रों तो पहले 908 में से 590 को घटाएंगे, फिर अनुपात देंगे, 1014 में से 908 को घटा लें, उसके बाद फिर 1014 में से 590 को घटा लें, तो इनका लासा का ही मासा निकलेगा। जब इनका मासा आप काउंट करेंगे तो मासा आपका 106 बनेगा। आप काउंट कर लीजिएगा अच्छे से। सही जवाब फर्स्ट के साथ लग जाएगा। अगला क्वेश्चन 35 नंबर आ रहा है, पूछ लिया गया आपसे फिर से वर्गमूल का सवाल है मित्रों। ये वर्गमूल घनमूल का सवाल है, बड़ा वाला वर्गमूल लगा है 0.066 गुणे 64 गुणे 0.256 गुणे 15.625, ऐसे बटा में है 0.025 गुणे 0.625 गुणे 4.096। इसको जब आप फाइनल रूट हटा करके सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले आपको पॉइंट्स हटाने होंगे, तो ये बनेगा आपका ऊपर वाला, ये 64 बनेगा, 64 गुणे 256 गुणे 15,625, और नीचे बनेगा 25 गुणे 625 गुणे 4096। जब एक दूसरे को हटाएंगे वर्गमूल तो ये 8 का स्क्वायर बनेगा 64, ये 16 का स्क्वायर बनेगा 256, और ये जो आपका 15,625 बनता है 125 का स्क्वायर होता है। ऐसे जब आप नीचे हटाएंगे तो 25 को हटाएंगे 5 का स्क्वायर बनेगा। ऐसे जब आप 625 पे चलेंगे तो ये 25 का स्क्वायर है,
और जब ऐसे आप 4096 की तरफ चलेंगे जो है 64 का स्क्वायर बनता है। फिर आप जब इसे कट पेस्ट करेंगे तो 16 चौको 64 चलेगा। ऐसे आप काउंट करेंगे, 25 पंचे 125 होगा, फिर 5 एकम 5 होगा, फिर 4 दूनी 8 होगा। तो ओवरऑल आपका जो कंटेंट निकल करके आया 2 निकल करके आया। 2 विकल्प आपके फर्स्ट में है, इसलिए राइट आंसर फर्स्ट के आप साथ जा सकते हैं। फर्स्ट इज़ द राइट आंसर लगा सकते हैं। अब कुछ हिंदी के भी क्वेश्चन हैं। हिंदी में आपसे क्या कह रहा है, सच शब्द का विलोम है। विलोम जस्ट उल्टा होता है, सच का झूठ है, झूठ है झूठ है या फिर झूठ है। आप शब्द पकड़ना टा ठा और मात्रा में। तो मित्रों सच का जो शब्द होता है झूठ होता है, जहाँ पर बड़ाऊ का मात्रा रहेगा और ठा, तो विकल्प सी के साथ लगाना। आगे चलते हैं। 37 नंबर आता है, पूछा क्या दामिनी। दामिनी का पर्यायवाची शब्द है, नवनीत है, ऊर्जा है, चमक है या फिर बिजली है। दामिनी आप विद्युत, चपला, तड़ित, घनदाम, सौदामिनी, क्षण प्रभा, घनवली, चंचला ये सब लगा सकते हैं। दामिनी के पर्यायवाची हैं यानी बिजली। तो सही जवाब जो है वो डी विकल्प के साथ दे सकते हैं। 38 नंबर प्रश्न आता है, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। निश्चित समयावधि में होने वाला आदेश। अधिदेश है, अध्यादेश है, अध्यादेश है या फिर अध्या आदेश है। शब्द को पकड़िएगा। निश्चित समयावधि में होने वाला जो आदेश होता है उसी को हम अध्यादेश कहते हैं, और अध्यादेश लिखा आपका इस टाइप से जाता है, इसलिए बी विकल्प आप सही जवाब के रूप में चुनना। अगला क्वेश्चन 39 नंबर आता है, पूछ लिया गया आपसे विप ज्वाल। विप ज्वाल में कौन सी संधि है, व्यंजन संधि, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि या फिर गुण संधि। विप ज्वाल की अगर बात आती है तो विप ज्वाल लगाएंगे आप, विप उसके बाद जाल लगाएंगे, और जब ऐसा शब्द चलता है तो ये विजुअल बनता है और ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। तो आप यहाँ व्यंजन संधि के साथ लगा सकते हैं। फर्स्ट इज द राइट आंसर बना सकते हैं। 40 नंबर क्वेश्चंस पे चला जाए। आपसे कह रहा है निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़ो, तय करें कि कौन से हिस्से में त्रुटि है। आप त्रुटि ढूंढना है आपको। आधुनिक परिवार का एक हिस्सा बनकर के जिंदगी मानसिक तनाव से गुजर गई। गुजर गई में है, जिंदगी मानसिक तनाव से है, आधुनिक परिवार का है या फिर एक हिस्सा बनकर। जब आप शब्द को पकड़ोगे तो समझ में आएगा। गुजर गई है लिखा है और गुजर गई है। आधुनिक परिवार का एक हिस्सा बनकर के जिंदगी मानसिक तनाव से गुजर गई है, तो इसी गुजर गई में है दिक्कत है। जिंदगी मानसिक तनाव से गुजर रही है होता तो मज़ा आ जाता, तो गुजर गई की जगह गुजर रही है लगाते। फर्स्ट विकल्प आप सही जवाब के रूप में बना सकते हैं। तो ओवरऑल मित्रों आज इस टेस्ट में 40 प्रश्न थे, आपको बताने हैं आपको ये क्लास कैसी लगी, ओवरऑल कितने क्वेश्चंस आपने सही अटेंड किया है। मिलते हैं शॉर्ट में, तब तक के लिए दिल से सैल्यूट। जय हिंद।